जरा सोचिए, सिर्फ एक महीना मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने पूरी दुनिया को मतलब सचमुच अपनी चपेट में ले लिया। और फिर जितनी तेजी से ये सब शुरू हुआ, उतनी ही तेजी से अचानक सब शांत भी हो गया। 28 फरवरी को यह संघर्ष भड़का और देखते ही देखते थम भी गया। तो सवाल यही है कि भाई आखिर हुआ क्या। चलिए इस एक महीने के बवंडर की पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखते हैं कि इस पूरी उथल पुथल और फिर इस अजीब सी खामोशी के पीछे की असल कहानी है क्या। तो हम इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, फिर ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया, लेबनान में एक नया मोर्चा कैसे खुला, और हाँ, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क क्या हैं, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा, और आखिर में ये जो युद्ध विराम हुआ है ये कितना टिकाऊ है। तो सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी को। उस दिन अमेरिका और इजराइल के हमलों ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने, आप कह सकते हैं, देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को आग की लपटों में धकेल दिया। घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 28 फरवरी को हमला हुआ और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। फिर कुछ ही दिन बाद 4 मार्च को इंडियन ओशन में एक ईरानी वॉरशिप डुबो दिया गया और 8 मार्च तक तो ईरान को आनन फानन में अपना नया नेता भी चुनना पड़ा। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इस पूरे रीजन का पॉलिटिकल नक्शा ही बदल गया था। देखिए, ये हमले सिर्फ कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं थे। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत सटीक और स्ट्रेटेजिक थे। निशाना था ईरान का टॉप लीडरशिप, सुप्रीम लीडर, सिक्योरिटी चीफ, इंटेलिजेंस मिनिस्टर। ये ईरान के सत्ता के केंद्र पर एक सीधा प्रहार था, शायद उसे पंगु मनाने की कोशिश। और हर संघर्ष की एक मानवीय कीमत होती है, और यहां ये कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। ईरान के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक 3,500 से ज्यादा जानें गईं। इनमें 1,600 से ज्यादा तो आम नागरिक थे, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन नागरिकों में 244 बच्चे भी शामिल थे। अब जाहिर है ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था, लेकिन उनका जवाब सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने जवाबी हमलों का एक ऐसा जाल बुना जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। ईरान का जवाबी हमला कई मोर्चों पर एक साथ हुआ। एक तरफ उन्होंने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन बरसाएं, तो दूसरी तरफ कतर से लेकर कुवैत तक खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। हमले इराक और वेस्ट बैंक तक भी पहुंचे। मतलब हर हमले के साथ इस युद्ध का दायरा और भी बढ़ता जा रहा था, जिसमें अलग अलग देशों के सैनिक और आम नागरिक मारे जा रहे थे। और जब लग रहा था कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, 2 मार्च को एक नया अध्याय शुरू हो गया। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक नया मोर्चा खोल दिया और इस युद्ध को एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका लेबनान पर बहुत ही विनाशकारी असर पड़ा। 10 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। ये लेबनान की कुल आबादी का लगभग 6ठा हिस्सा है। जरा सोचिए, देश का हर 6ठा इंसान अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो गया था। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। इस मोर्चे पर जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ। लेबनान में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी थे। लेकिन हिंसा की चपेट में सिर्फ लेबनानी ही नहीं आए। इजरायली सैनिकों के साथ साथ यूएन के पीसकीपर्स की भी जाने गईं, जो बताता है कि यह संघर्ष कितना फैल चुका था। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ ही क्यों? आखिर दोनों पक्षों ने इतने विनाशकारी कदम उठाए क्यों? उनके अपने अपने तर्क क्या थे? दोनों पक्षों की कहानियां बिल्कुल अलग अलग हैं। अमेरिका और इजराइल ने अपने हमले को प्रीएम्प्टिव यानी एक रक्षात्मक हमला बताया। उनका तर्क था कि वो आने वाले खतरों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहे थे। वहीं ईरान ने इसे एक अकारण और गैर कानूनी हमला बताया और कहा कि अपनी रक्षा के लिए उन्हें सैन्य जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। ये दुश्मनी कोई रातों रात पैदा नहीं हुई है। इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच गहरा अविश्वास और टकराव रहा है, और यही दशकों पुरानी दुश्मनी इस नए संघर्ष की असली वजह थी। ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं लड़ी जा रही थी। इसके झटके हजारों मील दूर पूरी दुनिया में महसूस किए गए, खासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में, जो सीधे सीधे हम सबकी जेब पर असर डालती है। इसका सेंटर था होर्मुज जल डमरू मध्य। दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। संघर्ष के कारण ये रास्ता लगभग बंद हो गया, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में खलबली मच गई। ये कुछ ऐसा था जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धमनी को ही बंद कर दिया गया हो। असर तुरंत तेल की कीमतों पर दिखा।
ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $120 प्रति बैरल्स के भी पार चली गई। ये 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से सबसे बड़ी उछाल थी। इसका सीधा मतलब था कि दुनिया भर में लोगों के लिए पेट्रोल से लेकर हर चीज महंगी होने का खतरा मंडराने लगा था। जब लग रहा था कि ये युद्ध और भड़केगा और शायद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, तभी कहानी में एक बिल्कुल अनअपेक्षित मोड़ आया। एक ऐसे देश ने मध्यस्थता की जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो, पाकिस्तान। और इसके बाद जो हुआ वो किसी डिप्लोमैटिक थ्रिलर से कम नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसके फौरन बाद पाकिस्तान एक शांति योजना लेकर सामने आया और कुछ ही घंटों के अंदर 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान एक कंडीशनल सीज फायर के लिए मान गए। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने एक 2 तरफा युद्ध विराम के लिए सहमति दी है, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। ईरान का पक्ष बहुत साफ था और उसमें एक बहुत बड़ा अगर छुपा हुआ था। उनके विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान युद्ध विराम के लिए तभी तैयार होगा अगर ईरान के खिलाफ हमले पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं, और यही शर्त इस समझौते को बेहद नाजुक बना रही थी। और फिर इजराइल ने इस कहानी में एक और बड़ा पेंच डाल दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि यह युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि लेबनान तो इस संघर्ष का एक मुख्य मोर्चा था। इसका मतलब था कि युद्ध का एक हिस्सा अभी भी जारी था। तो हम यहां आकर रुकते हैं, एक अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर। लेबनान में लड़ाई अब भी जारी है और कई बड़े मुद्दे अनसुलझे हैं। तो क्या ये वाकई शांति की ओर एक कदम है, या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? क्या ये एक स्थायी समाधान की शुरुआत है, या सिर्फ एक और बड़े टकराव से पहले का एक छोटा सा ब्रेक? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।